सही है, चलो फिर शुरू हो जाए। हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पे स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब तक आप लोग अपने चैप्टर के एक्सरसाइज 1A, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1A को समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B की तरफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय होती है, या किसी संख्या को हम लोग अपरिमेय किस प्रकार से प्रूव करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस सेशन पे। तो सेशन पे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करने का कोशिश करिए। चलिए अब आएंगे अपने इस एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 3√3 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग पहले अज्यूम करेंगे, यानी सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर जब हम लोग मानेंगे कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करेंगे कि जो हम लोग माने हैं वो क्या है, गलत है। अगर वो गलत है, विरोधाभास है, तो इसका मतलब उसका विपरीत वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि 3√3 माना 3√3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो 3√3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P व Q का, जहां P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब अन्य गुणनखंड नहीं होने का मतलब है कि P और Q जो होगा वो एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो अब देखो कि जब ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 3√3 में से 3 का पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा बटे में, यानी √3 बराबर हो जाएगा P/3Q। अब देखो माना गया था कि P और Q क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप की है। तो मीन्स P व Q जो होंगे, ध्यान दो बच्चों कि P और Q आ रहा है ना, तो P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो P/Q के साथ ये जो 3 का गुणा जाया है, P/3Q, ये पूर्णांक को जब हम लोग भिन्न के रूप में रखें तो ये क्या बन जाएंगे, एक परिमेय संख्या बनेंगे ना, बनेंगे ना। ठीक, अब देखो तो P/3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √3 जो होगा वो भी परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है और √3 के बराबर है, तो P/3Q पूर्णांक, तो √3 भी पूर्णांक, तभी तो दोनों बराबर आए हैं। इसलिए √3 भी क्या होगा, परिमेय होना चाहिए, भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। किंतु देखो हमको क्या ज्ञात है, किंतु हमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है कि √3 अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब √3 जो होगा वो P/3Q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो ये परिमेय संख्या था तब ये इसके बराबर आया था। लेकिन जब √3 कह रहा है कि वो परिमेय संख्या नहीं है और ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जो ये बराबर आया है वो दोनों बराबर नहीं आएगा ना, आएगा, बोलो नहीं आएगा ना, हाँ नहीं आएगा। अब अगर ये बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब जो हम लोग माने थे
जो माने थे जिसको हम इसके बराबर में लेके आए हैं वो बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो माना गया वो क्या है, असत्य है, गलत है ना, गलत है। हाँ, अगर ये गलत है तो हम लोग जब माने कि परमेय है तो परमेय भी नहीं है, गलत होने का मतलब यही हुआ ना कि फिर वो परमेय नहीं है। बोलो नहीं है ना, हाँ नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना जो है वो क्या है, हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। और अगर ये विरोधाभास है तो अतः जो हम लोग माने रूढ़ तीन रूढ़ तीन परमेय माने हैं वो परमेय संख्या नहीं है। क्या है, परमेय संख्या नहीं है ना। आओ, आया समझ में, दिक्कत नहीं है ना, आगे चले, क्यों चले मिस्ट्री चले, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करना है ना, देखो मिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 रूट 5 क्या है, एक अपरेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। अब इसको भी हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे, क्यों, तो इसमें भी अभी जैसे बताया गया सेम हम लोग क्या मानेंगे कि माना 3 धन 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। उसका विपरीत अगर ये मान लिए कि ये एक परमेय संख्या है, क्या मान लिए, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो 3 धन 2 रूट 5 जो होगा वो P बटे Q के रूप का होगा, होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि परमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों, यही तो बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक। लेकिन उसके साथ कंडीशन हम लोग यहां पे क्या अप्लाई करेंगे कि जहां P व Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब ये मान लीजिए कि जहां पे P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं, यानी P और Q जो होंगे किससे कटेंगे, सिर्फ एक से कटेंगे, किससे कटेंगे, एक से कटेंगे ना। अब आगे देखो, फिर अगर हम यहां से 3 का पक्षांतर इधर कर लें, 2 अंडर रूट 5 तो P बटे Q, अभी 3 का जब इधर पक्षांतर करेंगे इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा ना। फिर देखो अंडर रूट 5 हम लोग निकालें, ये 2 इधर आके भटे आएगा बटे में, इसलिए चूंकि ये 2 इधर गुणे में दिया है, इधर आके क्या बनेगा, भाग में आएगा ना, क्यों आएगा, जब इधर आएगा तो इधर आके 1/2 बन गया। अब 1/2 बना जब, तो P बटे Q माइनस में क्या आया, 3 आया। अब चूंकि P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है, देखो बच्चों P व Q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो P बटे Q माइनस 3 और 1/2, चूंकि ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं, 1/2 और 3 तो पहले ही पूर्णांक है, P बटे Q में P और Q पूर्णांक है, कहने का मतलब ये सभी संख्याएं फिर क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो इन सबको मिलाकर दो परमेय संख्याओं को जोड़कर घटाकर या गुणा कर या भाग कर जो भी इनको मिलता है वो भी परमेय होंगी। इसका मतलब ये क्या बनेगा, परमेय संख्या बनेगा। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ये क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है इसलिए रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रूट 5 भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए।
तो ये भी परमेय संख्या होगा, है ना। किंतु हमको क्या ज्ञात है, किंतु ज्ञात है कि √5 जो है वो परमेय संख्या नहीं है। क्यों? यही तो हमको ज्ञात है कि ये परमेय संख्या नहीं है। अब अगर ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय है, ये परमेय है, तो दोनों फिर क्या होंगे, बराबर भी नहीं होंगे। क्यों? अगर ये अपरमेय हो गया, ये परमेय हो गया, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, देखो अगर ये बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 बराबर नहीं है 1/2 p/q और -3 के। ये तो हुआ। और अगर जब ये बराबर नहीं हुआ और हम लोग जब सिद्ध किए तो वहां बराबर आया था। देखो जब हम लोग सिद्ध किए यहां पे क्या आया, बराबर आया, यहां पे बराबर नहीं हो रहा है। तो जो हम लोग माने हैं वो इसके बराबर तो नहीं आया। तो जो माना गया इसका मतलब वो गलत माना गया। जो माना गया क्या माना गया, परमेय संख्या जो माना गया तो गलत माना गया। और अगर ये जब गलत माना गया तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना चाहे तो लिखेंगे असत्य है या विरोधाभास है। और अगर ये विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः जो माना गया कि 3-2 √5 परमेय संख्या है तो क्या बन जाएगा, परमेय संख्या नहीं है। क्या है मिस्टर, परमेय संख्या नहीं है। यही तो होगा, तीस बोलो, नहीं है ना, परमेय संख्या नहीं है। आया समझ में? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या सिद्ध कीजिए कि √7 एक परमेय संख्या नहीं है। अब ये करना है ना कि √7 क्या है, परमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यही मानेंगे कि माना √7 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों मिस्टर, यही मानेंगे परमेय संख्या है। देखो इधर यही तो मानेंगे कि एक परमेय संख्या है। अच्छा अगर ये एक परमेय संख्या है तो √7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं और वो भी जहां p व q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है। क्यों, अन्य गुणनखंड नहीं है। तो अगर इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अब देखो यानी p और q एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगे, यही तो दोनों तरफ अब देखो वर्ग कर लेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √7 का वर्ग और इधर क्या आ जाएगा, p²/q² आएगा बच्चों। √7 का वर्ग आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा p²/q² आएगा। अगर हम q² का मान निकालें, निकलेगा ना बेटा, निकलेगा, ठीक। q² को अगर हम इधर कर दें और 7 को इधर लाके कर दें तो आ जाएगा p²/7 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि p² 7 से विभाजित हो रहा है, यानी p² को जब हम लोग भाग कर रहे हैं तो उसका भाग करने पर कितना आ रहा है मान, q² आ रहा है। तो इसलिए अब देखो चूंकि p² 7 से विभाज्य है, अगर ये 7 से विभाज्य है तो p जो होगा वो भी 7 से विभाज्य होगा, होगा नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, जब p² कोई संख्या का वर्ग अगर 7 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब देखो
अगर p जो है वो 7 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब कि जो p है वो 7 का गुणज संख्या है, 7 का गुणज होगा तभी वो 7 से कटेगा। तो p का मान लेते हैं क्या है, 7 k है। तो इस p की जगह पे क्या रखेंगे, 7 k रखेंगे। तो क्यू स्क्वायर बराबर 7 k हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि p स्क्वायर है और p का मान जब यहाँ पे 7 k रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, जाएगा ना बेटा। और बटे में क्या आएगा, 7 होगा ना। अब क्यू स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49 k स्क्वायर और बटे में आएगा 7। तो 7 एकम 7, 7 सता 49, यही तो होगा। यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 7 k स्क्वायर। और k स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो ये 7 इधर आके बटे में आएगा, आएगा ना बच्चा। तो क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो गया, 7। अब यहां पे देखो कि क्यू स्क्वायर को जब हम 7 से भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद उसका मान k स्क्वायर के बराबर आता है। तो चूंकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 7 से विभाज्य होगा, Q भी 7 से विभाज्य होगा। और अगर Q 7 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q जो है दोनों 7 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि माने क्या थे कि P और Q केवल 1 से विभाजित होंगे और किसी से विभाजित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब जो हम लोग माने थे वो क्या है, असत्य है, क्योंकि वो 7 से भी कट रहा है और हम जब माने थे तो वहां केवल 1 से कट रहा था। तो अर्थात P व Q का अन्य गुणनखंड क्या है, अन्य गुणनखंड 7 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। यानी हमारी जो कल्पना है फिर वो क्या है, असत्य है। और जब हमारी कल्पना के विरुद्ध है इसलिए रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, या कहें कि परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखे, जिनमें हम एक्सरसाइज 1B के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और अब इसके आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे। तो अब वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके सगे संबंधी भी जुड़ते रहें और अच्छे से आप इस परिमेय संख्या को, आपके सगे संबंधी भी इस परिमेय संख्या को अच्छे से प्रूव करना सीख सकें। तो अगले सेशन के लिए आप अगले दिन इसी समय पे तैयार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।